तो हम लोगों ने जो है कुछ क्वेश्चंस करे थे और एक आध क्वेश्चन हमने कहे भी थे लगाने को, जिनमें से एक क्वेश्चन जो है बहुत बच्चों का फोन आया था कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हमने कहा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जितने कंपाउंड हैं उन सबको मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका आंसर देना था। जैसे हमने एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी करवाया था। कौन सा करवाया था? हाँ, Cu2S वाला, नहीं Cu और Cu2O वाला करवाया था, कोई एक करवाया था। तो उसी से हमने ये वाला क्वेश्चन कहा था कि ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं कर पाए, तो ये क्वेश्चन करवा दे रहे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता था कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो उनमें एक का मास अगर हम फिक्स रखें, मतलब एक का मास अगर फिक्स्ड है और जो दूसरे का बार बार चेंज हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो जिसका बार बार चेंज हो रहा है, जिसका डिफरेंट मास है, वो डिफरेंट मास वाले आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो शो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड कितने बन रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर N2O भी बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर NO भी बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर N2O3 भी बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर NO2 भी बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर N2O5 भी बनाता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि एक कंपाउंड ज्यादा, यहाँ तो 5 कंपाउंड बन रहे हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं किस कंपाउंड में कितना मास नाइट्रोजन का, कितना मास ऑक्सीजन का। इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझने के लिए, इसको समझने के लिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखें नाइट्रोजन का मास कितना है, एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है 14 और यहाँ 2 एटम है, तो ये हो गया 28। ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, तो एक ही एटम है तो 16 हो गया। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो यहाँ 14 हो गया, ऑक्सीजन एक ही है तो यहाँ 16 हो गया। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन कितने, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ हो गया 28। यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो यानी यहाँ हो गया 16 3 तो 48 हो गया। यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन हो गया 32। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास है 28 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हो गया यहाँ हमारे पास 64 और 16 5 16 4 होता है हमारे पास 16 32 और ये हो गया 80। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें पता चला अभी इस कंपाउंड में हमारे पास मास नाइट्रोजन का यहाँ कंपाउंड में 28 है, यहाँ में 14 है, यहाँ में 28 है, यहाँ 14 है, यहाँ 28 है। ऑक्सीजन का 16, इसमें भी 16, इसमें 48, 32, इसमें 80। अब हम लोग यहाँ पर किसी एक के मास किसको फिक्स मान रहे हैं। हम अगर नाइट्रोजन के मास को फिक्स करें, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर रहे हैं, तो अगर हम 14 ग्राम यहाँ पर मान लें, 14 ग्राम में कितना मास ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम लोग इसका 14 कर दें, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग मान लें 14 ग्राम, तो 14 ग्राम यानी कि यह 14 है और यहाँ पर 16 है, ठीक, यहाँ पर 16। अब यहाँ पर हमें 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है ये देखना है। मासेस ऑफ ऑक्सीजन फॉर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर यहाँ पर 14 ग्राम के लिए 28 ग्राम के लिए 16 है, 28 ग्राम के लिए 16 है, तो 14 ग्राम के लिए यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। 28 ग्राम के लिए 16, तो इसके आधे ग्राम के लिए आधा होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर हो गया कितना, हमें बताना किससे, मासेस ऑफ ऑक्सीजन फॉर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 28 ग्राम के लिए 16 है, लेकिन हमें बताना है कितने के लिए, 14 ग्राम के लिए। तो 14 ग्राम का मतलब यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देख कितने रहे, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ तो 14 ग्राम ही नाइट्रोजन यूज हो रहा है, और 14 ग्राम के लिए 16 ग्राम, तो यहाँ 16 हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 28 ग्राम के लिए 48 ग्राम ऑक्सीजन है, लेकिन हमें बताना है कितने के लिए, 14 ग्राम के लिए बताना है। तो 28 के लिए अगर 48 है, तो इसके आधे के लिए इसका आधा हो जाएगा, मतलब इस 28 दुगना है
14 का ये इसको भी अगर हम 28 को आधा करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो हम लोग 48 को भी आधा कर ले रहे हैं, तो 28 का आधा 14 हुआ, 48 का आधा हुआ हमारे पास 24। फिर यहाँ पर हमें बताना किसके नाइट्रोजन, यहाँ भी यहाँ 14 ही ग्राम है, तो अब इसके लिए जितना यूज हो रहा है उसी को लिख दे रहे हैं। 14 ग्राम लिया कितना यूज हो रहा है 32, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर फिर 28 आ गया, लेकिन हमें बताना कितने के लिए 14 ग्राम के लिए, तो इसको आधा कर लिया। अगर इसको आधा करेंगे तो 14 हुआ, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हुआ 40। ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार फिर से बता देते हैं। हमको बताना यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन के 14 ग्राम फिक्स कर लिया, तो अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब 14 ग्राम 8 ग्राम के साथ बनाएगा। यहाँ पर 14 ग्राम के साथ बनाना है तो 14 ही ग्राम बना रहा है 16 के साथ, यहाँ लिख दिया। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ 28 ग्राम 48 ग्राम के साथ बना रहा है, लेकिन हमें 14 ग्राम को बताना है, तो इसको आधा किया, इसको आधा कर देंगे 14 आ रहा है, इस वजह से इसको भी आधा कर देंगे 24 आया। यहाँ 14 ही था, इस वजह से 14 के साथ 32 ही लिख दिया। यहाँ 28 था, इसलिए इसको फिर इसके तक ये इसको आधा करना था, इसलिए इसको भी आधा किया, तो ये भी 40 हो गया। तो कुल मिला के हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, अब ये यहाँ पर फिक्स मास हमने किसका करा था, नाइट्रोजन के 14 ग्राम को यहाँ पर फिक्स किया। उस 14 ग्राम के साथ कितना मास ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा था, सबसे पहले 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40। अब ये जो मास कंबाइन हो रहा है ये आपस में रेशियो शो करता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक का मास फिक्स कर दिया गया है, तो जो जिसका मास चेंज हो रहा है वो मास आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो शो करे, मतलब 1:2:3 या 1:4:6 ऐसा कुछ रेशियो आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए अगर 8 यहाँ पर देखिए 8 2 16 3 24 4 32 5 15, यानी कि 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 50, यानी 1 2 3 4 5 ये रेशियो आ गया 1:2:3:4:5। तो अब हम लोगों का वाला क्वेश्चन तो हो गया है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग ने बात करी थी कि एटम, मॉलिक्यूल और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और मोल, इन सब के बारे में अब बात होनी बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग एटम से शुरुआत करते हैं। एटम्स क्या थे, एटम के बारे में तो हम लोग बात कर चुके थे। अब एटम्स, यहाँ पर एटम्स के बारे में बस थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एटम के बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये मॉडिफाइड थ्योरी जब मॉडिफाई करी गई थी तभी बात करी थी। एटम के बारे में एक बात और है कि जनरली ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल में जब होते हैं तब जनरली जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नोबल गैस वगैरह में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब हम कहीं से चाहे Fe का एक उठा लाएं तो ये इतना आसान बात नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एटम्स में और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूल इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट के कंपाउंड कुछ भी कह सकते हैं, कंपाउंड का भी कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर H है, H2 है, ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन H इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। H2O है, ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को हम लोग टाइप देखते हैं। मॉलिक्यूल का अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देखें कि अगर नंबर के उनके जो है नंबर के हिसाब से उनको बांटे तो कई तरीके के हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई, टेट्रा, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं। मतलब अगर एक एटम से मिलकर बना तो मोनो एटॉमिक, दो से बना मोनो एटॉमिक कौन हो सकता है, नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस होती है, मतलब सिर्फ एक एटम से, तो नोबल गैसेस वही एटम कह सकते हैं। डाई एटॉमिक मतलब जो दो से, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ये सब डाई एटॉमिक, मतलब जो मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बने, मतलब दो एलिमेंट के दो एटम सेम एलिमेंट के दो एटम से बने तो उसको डाई एटॉमिक। सेम क्या डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक का मतलब तीन एटम से बने हैं। टेट्रा एटॉमिक का मतलब चार। पॉली एटॉमिक का मतलब बहुत सारे एटम से मिलके कोई एक मॉलिक्यूल बना हुआ है।
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमने यहाँ पे बांटा है, लेकिन अगर इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट बांटे तो दो तरीके के अलग होंगे, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। अब होमो एटॉमिक का मतलब ये है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बने हो, मतलब कि अगर एक H है तो दूसरा भी H ही हो, तो ये H जब मिलते हैं तो क्या बनता है, H2 बनता है। ऐसे अगर एक N है तो दूसरा भी N ही हो, एक N है तो दूसरा भी N ही हो, तो ये क्या होता है, N2 होता है। जितने भी है, अगर एक O है तो दूसरा भी 3 O3 हो, जैसा S8 हो, तो ये सब जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम्स या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बने हो, इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये हमेशा एलिमेंट के ही होंगे, मतलब अगर सल्फर का तो सल्फर ही का ही होगा, इसके साथ और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन ही का होगा। होमो एटॉमिक का मतलब ही यही है कि एलिमेंट्स के का, एक बात हम लोग यहाँ पे और कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि कई तरीके के एलिमेंट से जब मॉलिक्यूल बने, जैसे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है, तो वो हेट्रो एटॉमिक हो गया। मतलब यहाँ पर तो Cl2 वगैरह हो गया, सॉरी ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, हाँ Cl2 हो गया, F2 हो गया, O2 हो गया, ये सब चीजें, O3 हो गया, S8 हो गया, ये सब चीजें। हेट्रो एटॉमिक में H2O हो गया, अमोनिया N और H3, यहाँ पर ये अलग हो गया NH3, मतलब एक N और 3 हाइड्रोजन के एटम, बहुत सारे हो गए, H2SO4 हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आया, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है सेम तरीके के एटम से बनते हैं, यानी वो हमेशा एलिमेंट्स के कंपाउंड, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होंगे। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल है, और जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, H2SO4 हो गया। कंपाउंड बनता ही किससे था, एलिमेंट से बनता था। मतलब कई एटम कई तरीके के एलिमेंट से जब बनेगा तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास स्केल और एटॉमिक मास यूनिट पे, कि किसी भी एटम या किसी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड, अगर किसी एटम का हमें मास बताना है तो हम कैसे बताएंगे। क्या कोई तरीका हमारे पास है कि किसी हम एटम का मास बता लें? तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि उसको बताना बहुत मुश्किल है। तो तरीका ऐसे तो नहीं था उस टाइम पे कि हम एटम का मास बता देते। तो उस टाइम पे लोगों ने, साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बातें बताई। तो उस टाइम पर जो है पहले तो हाइड्रोजन के टर्म में लोग मतलब कंपैरिजन में बताने लगे, कि जैसे क्लास में बच्चे हैं, किसी की हाइट पूछी गई तो 2 बच्चों को कंपैरिजन बता दिया कि वो उससे लंबा है या वो उससे छोटा है। मतलब यहाँ कंपैरिजन में बात हो गई। मतलब ये तीन जो है पेड़ लगे यहाँ पर, अब ये कह दिया गया कि जो ये पहला वाला पेड़ है दूसरे वाले से इतना लंबा है, या ये दूसरा वाला है वो इससे इतना छोटा है। इसी तरीके से एटॉमिक मास को भी बताने की कोशिश करी गई। पहले हाइड्रोजन के टर्म में बताने की कोशिश करी गई, ऑक्सीजन के टर्म में बताने की कोशिश करी गई, लेकिन बाद में किसी एक साइंटिस्ट ने C12 के टर्म में बताई, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के टर्म में बताने की कोशिश करी, जिसको IUPAC ने कंफर्म किया कि ऐसे ही बताया जाएगा। यहाँ पर माना गया कि C12 जो कार्बन एटम है, इसका जो वेट है, इसका जो मास होगा, उसके 12 टुकड़े कर लो। मतलब जितना कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14। इस C12, C13, C14 में C12 एक कार्बन एटम का जितना मास है, उस मास के 12 टुकड़े कर लो, और उस 12 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा बचेगा, उसी टुकड़े को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। मतलब एक एटम लिया, उसको कुछ वेट होगा, उस वेट को बराबर 12 टुकड़ों में अलग कर लिया, उस 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा 1 AMU है। अब इसी के कंपैरिजन में हम सबका मास बताते हैं। अगर किसी के हम बता रहे हैं कि 16 यूनिट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसके पास जो इसका 12 टुकड़े करने में हमने एक टुकड़ा किया था, वही अब अगर 16 यूनिट बता रहे हैं यानी 16 टुकड़े। मतलब अगर ऑक्सीजन है 16 AMU हम लोग बता 16 यूनिट बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हम लोग ने 12 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा मिला है, तो इसका एक टुकड़ा ही ये 16 टुकड़े बने हैं। तो इसका एक टुकड़ा को 16 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका ऑक्सीजन का मास बन जाएगा। मतलब यहाँ 1 AMU समझ में नहीं आता है, तो 1 AMU हम ऐसे समझेंगे कि कार्बन 12 एटम का जितना मास है
उस मास को हम लोग 12 टुकड़े कर लें, 12 टुकड़े करने पर एक टुकड़े का भी कुछ ना कुछ मास होगा, उसी मास को हम लोग बोलते हैं 1 AMU। अब जितनी यूनिट होती है, जैसे ऑक्सीजन की 16 है, नाइट्रोजन की 28 है, ऑक्सीजन की 32 है, तो इसका मतलब उतने ही टुकड़े वो ज्यादा है, एक टुकड़े से उतने ही टाइम्स ज्यादा है। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले था कि 1 AMU क्या होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है 1 AMU की, देख लेते हैं। तो हम लोग जो एब्सोल्यूट मास होता है C12 एटम का वो इतना होता है 1.9924 × 10⁻23 ग्राम। तो यहाँ पर 1 यूनिट लेके मास रख दिया ऊपर इतना, 12 नीचे से 12 किया, तो यहाँ पर ये आया -24 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आ जाएगा केजी में आएगा, ये केजी में आ जाएगा 1.66 × 10⁻27 केजी। अब इसके अलावा हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी बताते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास जब हमें बताना होता है तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग जो है कुछ या एवरेज मास, रिलेटिव मास और रिलेटिव मास। तो अब जरूरी नहीं है कि अब जो हम लोग मास याद कर रहे हो बिल्कुल एवरेज, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वाला याद कर रहे हैं। बहुत से एलिमेंट है जो आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ये है वो है, बहुत सारे एलिमेंट है जो आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं उनका हम लोग एक एवरेज निकालते हैं। और एवरेज निकालते कैसे हैं, जितने पर, अब जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक ए है, एक ए डैश, एक ए है, एक ए डैश है और एक ए डबल डैश है। ये तीनों सेम एलिमेंट है लेकिन तीनों आइसोटोप है। मान लेते हैं ये जो है 50% पाया जा रहा है और ये मान लेते हैं जो है 30% पाया जा रहा है और ये 20% पाया जा रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं। और हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो है इसका मास जो है वो 20 है, इसका मास जो है वो 22 है, इसका मास जो है वो 23 है। अब क्या होगा, अब अगर हमें इनका रिलेटिव मास निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 20 × 50%, 20 × 50 प्लस 30 × 22 प्लस 20 × 33 और अपॉन में 100। जितना परसेंटेज दिया है और जितना उसका मास है उसको मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, जितना परसेंटेज जो मास दिया है उसको मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाया, फिर जितना परसेंटेज दिया है ये इसको प्लस किया और मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या लगा दिया, डिवाइड। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई अपॉन में 100। जो मास वहां पर आएगा वही मास हम लोग याद करते हैं, रिलेटिव मास वही होता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, तो ठीक है।